तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले जो दो पार्ट्स आ चुके हैं उसके अंदर आपने कूलॉम्ब्स लॉ को देख लिया था, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को देख लिया था और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी देख लिया था। तो ये कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज पूरे वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास ऑलरेडी एक फोर्स की इक्वेशन है कूलॉम्ब्स लॉ से। ठीक है, तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आप मानो कि एक चार्ज आपके पास, अभी हम ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? ग्रेविटी फ्री स्पेस, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, है ना। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, मतलब कोई mg लगने वाला नहीं। ठीक है, तो आपके पास एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, आप उसको यहाँ पर रख रखा है आपने। तो अब आप फोर्स से पूछते हो क्यू से, तो अब वो बोलता है आपको नहीं यार मेरे ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, मेरे को तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। तो आप उसको ले जाते हो एक कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर ले गए, है ना, किसको? क्यू को, और यहाँ जाके पटक दिया। पहले यहाँ पर था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, अब यहाँ पर आ गया। अब इससे आप वापस पूछोगे तो ये बोलेगा अब मुझे कोई ना कोई फोर्स लग रही है। ठीक है, या तो वो पुल हो सकती है ना, या फिर वो पुश हो सकती है। मतलब या तो उसको कोई खींच रहा होगा, भाई फोर्स दो टाइप से लग सकती है, या तो उसको आप खींचो या फिर धक्का दो। तो बोलता है यार यहाँ पर तो कोई है नहीं धक्का देने के लिए, यहाँ पे तो मैं अकेला ही हूँ, उसके बाद भी मेरे पे कोई फोर्स लगा रहा है, उसके बाद भी मेरे पे कोई फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर मैंने ग्रेविटी फ्री स्पेस लिया, इसका मतलब है कि ग्रेविटी तो लग नहीं सकती, है ना, ग्रेविटी तो लग नहीं सकती क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो यहाँ पर चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है? कूलॉम्बिक फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? कूलॉम्बिक फोर्स। तो आप कहोगे यार इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई चार्ज प्रेजेंट है जो कुछ ऐसी चीजें इमिट कर रहा है वहां सर, ऐसी कोई चीज वो बना रहा है अपनी इस स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से तेरे को यहां पर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, हम बोलते हैं इसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे आप? यहां पर क्या प्रेजेंट है, इस कमरे के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब चार्ज भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। चार्ज मैंने आपको बताया नहीं अभी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब वो कोई एक चार्ज इमिट कर रहा होगा, है ना। तो समझो इस बात को कि यह स्पेस अराउंड द चार्ज, है ना, कोई चार्ज के आसपास की जगह वेयर दूसरा चार्ज, वेयर अनदर चार्ज मतलब दूसरा कोई चार्ज उसके वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर दो चीजें हो रही है, एक चार्ज तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, और दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा था, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई होगी, तो यहां पर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई तो वो दूसरा एक चार्ज होगा कोई जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, और ये दूसरा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर कि हाँ मेरे पे फोर्स लग रही है ना। तो दो टाइप के चार्जेस हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं दो चार्जेस को। ठीक है, एक बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो एक को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, दूसरे को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब आपको नाम से ही क्लियर है कि सोर्स चार्ज का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है। डेफिनेशन क्या है सोर्स चार्ज की? डेफिनेशन, इट इज द चार्ज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या कहा? सोर्स चार्ज क्या होता है? इट इज द चार्ज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो किसकी वजह से बन रही है? सोर्स चार्ज की वजह से, जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी जगह पर, किसी भी स्पेस पर। स्पेस की बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है? जगह होती है या स्पेस, है ना। तो सोर्स चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और टेस्ट चार्ज क्या करेगा? वहां जाके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा। क्या करेगा? टेस्ट करेगा कि वहां पर कितनी मुझे फोर्स लग रही है मेरे पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। उसको कौन देखेगा? टेस्ट चार्ज करेगा। टेस्ट कर रहा है जाके वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कि भी नहीं है, कितनी है तो कितनी है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? इट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको बताऊंगा कि वेरी स्मॉल और पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया, ऑन विच द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई
उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप क्या लेते हो, टेस्ट चार्ज लेते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जो मैं अपन ने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इस पे फोर्स अपन एक्सपीरियंस करवा रहे थे, तो अपन इसको बोल सकते हैं ये टेस्ट चार्ज हुआ होगा, ठीक है। और सोर्स चार्ज अभी प्रेजेंट नहीं है, सोर्स चार्ज कहीं होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो मान लो कि सोर्स चार्ज कहीं आया तो ये सोर्स चार्ज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको टेस्ट चार्ज का मतलब ढंग से समझ में आना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि टेस्ट चार्ज जो है उसकी दो क्वालिटी है। पहली क्वालिटी तो ये है कि वो पॉजिटिव ले रहे हैं अपन उसको, है ना। वैसे तो अपन कोई भी चार्ज ले सकते हैं, पर क्योंकि अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, इन जनरल कुछ अपन को बातें करनी है, उसके लिए अपन को कोई एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, है ना। वैसे तो आप कोई भी चार्ज लेकर टेस्टिंग कर सकते हो, भाई यहाँ पर अपन कोई भी चार्ज ले सकते हैं, है ना। टेस्ट चार्ज क्या है, जो टेस्ट कर रहा हो, पर यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं। उस स्टैंडर्ड में आपको बोला गया कि टेस्ट चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव है। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोला कि ये वेरी स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल सोर्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, इसका रीजन अपने को समझ में आना चाहिए। भाई अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट, ये अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसका, जिसको अपन टेस्ट चार्ज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, जो सोर्स चार्ज जनरेट कर रहा है, जो कि सोर्स चार्ज जनरेट कर रहा है। तो मुझे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, ठीक है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। अब ध्यान से सोच के देखो कि यहां पर एक सोर्स चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर एक सोर्स चार्ज प्रेजेंट है और यहां पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। यहां पर एक मैंने, आप मान लो Q0 रख दिया मैंने, जो कि टेस्ट चार्ज है, जो कि एक टेस्ट चार्ज है। यहां पर मैंने Q0 रख दी, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी ड्यू टू सोर्स चार्ज, वो मुझे मेजर करनी है। तो अब एक बात यहां पर ये भी आती है सामने कि यार अब इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यार ये भी तो एक चार्ज है, ये भी तो एक सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। समझना बात को, ये भी तो एक चार्ज है, कौन सा Q0, ये भी तो एक सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है, कोई भी चार्ज सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे लगा निकालूंगा, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरे पास, वो सोर्स चार्ज की आएगी, वो टेस्ट चार्ज की आएगी, या फिर वो दोनों की कंबाइंड आएगी, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। अपने को किसका निकालनी थी, सिर्फ सोर्स चार्ज की। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव अपना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज निकालना है। पर इस पॉइंट पे निकालूंगा तो Q0 की खुद की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो खुद भी एक सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज भी एक चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इसकी सोर्स ऑफ चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और टेस्ट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। पर अपने को तो नापनी है सिर्फ सोर्स चार्ज की, अपने को तो नापनी है सिर्फ सोर्स चार्ज की। इसी वजह से आपका जो ये Q0 है, जो कि एक टेस्ट चार्ज है, इसको बहुत ही छोटा लिया जाता है, वेरी स्मॉल, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वहां पर मतलब ही नहीं उसको जोड़ने का। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इस पॉइंट पर P पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको Q0 को इतना छोटा कर दूं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम हो जाएगी कि लगभग ये जीरो ही हो जाएगी। तो आप जीरो तो नहीं होगी, है ना, पर जीरो के लगभग इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो कि लगभग जो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो यार इसकी वजह से ही आ रही है, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से ही आ रही है, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों लिया टेस्ट चार्ज को, अपने को पता है कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है तो उस पर अट्रैक्शन रिपल्शन अपन इजीली कंसीडर कर सकते हैं। अगर नेगेटिव लेते ना तो अपने को सारे इफेक्ट उल्टे कंसीडर करने पड़ते कि भाई नेगेटिव ऐसा लग रहा है तो मतलब इन जनरल पॉजिटिव ऐसा लग रहा होगा। पर यहाँ पर तो क्या, पॉजिटिव अगर आपने मान लिया तो कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसको आप सीधा बोल दो कि हाँ यार जो इस पे जो चीज़ें हो रही है वो भी बाकी चीज़ों पे हो रही होगी। पर अगर आप नेगेटिव कंसीडर करते तो बाकी चीज़ों पे आपको उल्टा करना पड़ता। तो सिंप्लिसिटी के लिए आपने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया, बल्कि नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। पर आपको साइन वाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, भाई अगर नेगेटिव फोर्स ऐसे लग रही है तो पॉजिटिव ऐसे लग रही होगी, ऐसे करके तो अपन पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दो क्वालिटी आपको टेस्ट चार्ज की पता होनी चाहिए,
ठीक है, एक तो उसको पॉजिटिव क्यों लिया, है ना, वो तो सिंपल सा रीजन है, और उसको छोटा क्यों लिया, ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी कम आए कि वहां पर इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स ही आए नापने में। अपन मोटा मोटा बोल सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज है तो इतनी कम है कि आप मानोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज ही लग रही है वहां पर, उसको मेजर कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात हो गई किसकी, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है जहां पर जो चार्ज है, कोई भी चार्ज एक्सटर्नल चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब आपको जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, वो दो तरीके से आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मतलब वही होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सीधा कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन में आपके सामने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख कर आए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख कर आए, एक ही बात है। ठीक है, तो अपने को एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है, एक सोर्स चार्ज जनरेट करता है। ठीक है, आपको निकालनी एक पॉइंट पर, मतलब सोर्स चार्ज से कोई एक डिस्टेंस पर, एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर जो बार लगा दिया है, इस इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन क्यू नॉट मान लो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालती है। देखो, कोई भी चार्ज है क्यू, मान लो क्यू कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू कोई चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर, कहां पर, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, मान लो E1। ठीक है, ये पॉइंट है P, और यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज रख रखा है, वो टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, तो E1 में कैसे लिखूंगा, E1 इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। यहां पर जो F है वो क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, और वो आपको कूलॉम्स लॉ से पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू K Q, ये Q है, Q0 बाय, ये मान लो कि डिस्टेंस कितना है, ये R डिस्टेंस है, तो ये R स्क्वायर। तो इसको आप पुट कर दोगे कहां पर, यहां पर, डिवाइडेड बाय Q0, तो आपके पास ऐसा आंसर आएगा K Q बाय R स्क्वायर। तो मैं आपको वापस भी बताऊंगा ये चीजें, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है उसको वो नाप रहा है, उसको मेजर कर रहा है। मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू F बाय Q। F क्या है, कूलॉम्बिक फोर्स है, F क्या है, कूलॉम्बिक फोर्स है। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को नहीं लेता, ठीक है, अभी तो मेरा, अब हमेशा थोड़ी जाके देखूंगा मैं टेस्ट चार्ज को, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस चीज को, अगर मुझे E और F को इक्वल करना हो, ध्यान से सुनना, अगर मुझे E और F को इक्वल करना हो तो मैं इस नीचे वाली क्वांटिटी को मुझे 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अगर मुझे E और F को इक्वल करना है, भाई फोर्स की डेफिनेशन मेरे पास है ना, कि कूलॉम्स लॉ से आ जाती है। अगर मुझे E की डेफिनेशन निकालनी हो तो अगर मैं नीचे से इस Q0 को हटा दूं, Q0 को कैसे हटाऊंगा, 1 कर दूं नीचे। भाई अगर कुछ भी नहीं है किसकी नीचे लिखा हुआ तो वहां पर क्या है, वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो मैं Q0 को 1 कर देता हूँ। Q0 1 करते ही E और F की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, लगती तो सोर्स चार्ज की वजह से ही है, अपने को सब पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है, एक सोर्स चार्ज जनरेट करता है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अभी यही तो करा था अपन ने, Q0 की वैल्यू क्या मानी मैंने, 1 मानी। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब तो 1 ही होता है ना, यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट टेस्ट चार्ज आपने माना है, मतलब यहां पर Q की वैल्यू क्या है, Q0 वैल्यू 1 है, जो कि अपन ने अभी यहां पे माना था। तो अगर आप इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालो, मतलब अगर आपने यूनिट टेस्ट चार्ज वहां पर रख दिया जाके, है ना, और उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है आपको ये पता चल गया, तो वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि अपने को पता है कि अगर एक यूनिट टेस्ट चार्ज आपने रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर लगने वाली फोर्सेस इक्वल होगी, कि डिवाइडेड बाय 1 ही तो रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय
1 रहेगा। तो अगर एक क्यू नॉट मतलब क्यू नॉट पे अगर +1 चार्ज है, +1 कूलम्ब चार्ज है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सिंपली आपको फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है, और जितनी फोर्स आएगी आप बोल सकते हो क्यू चार्ज, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फोर्स के बराबर है। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला जो है कौन सा वाला, E = F/Q0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से एक तो ये बात प्रूफ होती कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। यहां से अगर आप यूनिट निकालना चाहो, यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो, F/Q इसका फॉर्मूला है। F किस में नापते हैं अपन, F नापते हैं अपन न्यूटन के अंदर, N/Q किस में नापते हैं, कूलम्ब के अंदर। तो आप बोल सकते हो जो उसकी यूनिट आती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आती है न्यूटन पर कूलम्ब। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे फायदा ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपकी, वो इन जनरल काम आती है। ठीक है, इन जनरल काम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखते हो, किसी x डिस्टेंस पर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती एक पॉइंट पर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करें तो मैंने अभी पहले भी डिराइव करा था, जैसे ये सोर्स चार्ज है Q है ना, ये सोर्स चार्ज है Q है, और आपको इस डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, या r मानो आप, r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पॉइंट पर, P। तो आपको r डिस्टेंस पर, किससे, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना है। तो आपको पता है कि अपन क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे एक +1 कूलम्ब का एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस पर निकाल लेंगे फोर्स। जितनी मेरे पास फोर्स की वैल्यू आएगी वही कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो निकाल लेता हूं फटाफट में, क्या होगी फोर्स की वैल्यू P पर, फोर्स होता है K/Q1 Q2/r²। यहां पर Q1 क्या है, Q1 है Q, तो K × Q, Q2 क्या है, +1 × +1/r²। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई F = K × Q/r²। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास K की, F की, फोर्स की, KQ/r², क्योंकि अपन ने यहां पर क्या माना था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मांगा। तो अपने को पता है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर ही होती है। तो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। वो Q0 कितना था, +1 माना था ना, यहाँ पर +1 माना था, +1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, KQ/r²। ठीक है, तो एक आपके पास कोई चार्ज आपके पास गिवन हो Q, उसके द्वारा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। ये फॉर्मूला होता है। एक पॉइंट चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको देख रहा होगा यहाँ से आपको कि जैसे जैसे आप r को बढ़ाते जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, है ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। दिखता भी अपने को, चार्ज से जितना दूर जाओगे उस पर फोर्स कम लगने लगती है, उस पर उसका इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी जैसे जैसे आप r को बढ़ाओगे। ठीक है, तो उसका ग्राफ आपको बनाना हो तो ग्राफ ऐसे बना सकते हो। कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं r² लिख देता हूँ, या r लिखो, आप सीधा r लिखो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। जब आपकी r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब r की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर 0 के आसपास, मतलब यहाँ पर आपकी r की वैल्यू है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बहुत ज़्यादा है आ रही है ना। और जैसे जैसे आप r को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप r को बढ़ा रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 0 पे अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि अगर इस फॉर्मूले के अंदर E = KQ/r², इसके अंदर आप ये बोल सकते हो अगर मैं r को 0 रख दूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। और अगर मैं r को इन्फिनिटी रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी, या मिनिमम आएगी, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता ना कभी, क्योंकि आप कितनी भी वैल्यू से डिवाइड कर दो उसको, कितनी भी बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी से भी डिवाइड कर दोगे तो भी वो 0 नहीं बन पाएगा, है ना। पर वो 0 के लगभग इक्वल हो जाएगा, आप मान सकते हो क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0। इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो लगभग 0.0000 ऐसे करके बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r = 0 से स्टार्ट हो रही है
और इन्फिनिटी पे भी जीरो नहीं हो रही है, जीरो के बराबर लगभग बराबर हो जाती है पर जीरो नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब अगर कोई चार्ज है, अभी कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा किसी लैब के अंदर, वहां पर उन्होंने कोई चार्ज रख रखा है, तो यहाँ पर भी जहाँ आप अभी बैठे हो, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, वहां पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कुछ होगा, पर वो क्योंकि इतना कम है कि अपने को एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लगभग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है, पर इन्फ्लुएंस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो कोई भी चार्ज है दुनिया के अंदर, आप जहाँ बैठे हो वहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, बट क्योंकि वो इतना कम होता है कि आपको पता नहीं चलता, या जो टेस्ट चार्ज आपने पकड़ रखा है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि इतना कम हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब एक क्वेश्चन के तौर पे आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपको दे दिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है बताओ किस पे, ऑन +3 कूलम चार्ज पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक पॉइंट के ऊपर, एट अ पॉइंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एट पॉइंट P, तो ये पॉइंट P है और यहाँ पर ये 3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और आपको उस पॉइंट P पर 2 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको निकालना है कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी ये। अब आप यहाँ से ये नहीं निकाल सकते, फोर्स सीधा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि चार्ज कितना है ना, क्योंकि आपको चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं गिवन है। अगर चार्ज गिवन होते तो अपन क्या करते, K/Q/r², फिर तो कूलम्ब्स लॉ से अपन निकाल लेते। पर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2, फोर्स तो आपको निकालनी है, और जो Q है वो कितना है, +3 है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल्स टू फोर्स। तो आपकी फोर्स जो आपकी एक्सपीरियंस करेगी वो कितना होगा, 6 न्यूटन होगा। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ जो आपको समझ में आती है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो +Q है, या मान लो आप +2 एक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कॉमन, कितनी, 2 न्यूटन, मान लो 2 न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब पॉजिटिव चार्ज +2 है, इस पर आपको फोर्स अगर निकालोगे, फोर्स कितना आएगा, फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं पे E/Q लिख सकते हैं ना, अपन लिख सकते हैं E = F/Q, तो F को अपन लिख सकते हैं A/Q, तो E कितना है, 2 × Q +2, तो ये आ जाएगा आपके पास +4। तो इससे ये पता लग रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है किसकी, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल है, वो किसके बराबर है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी तो फोर्स भी ऐसी लग रही है। पर अगर आप ऑन द अदर हैंड आप नेगेटिव चार्ज ले लो, -2, तो फिर क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू E 2 × Q -2, ये -4 आ जाएगा। इसका मतलब जो इस बार फोर्स की डायरेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी लगा रहे हो उस पर, तो जो फोर्स आप निकालोगे इस पॉजिटिव चार्ज पे वो किसकी डायरेक्शन आएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव लेते हो, कोई नेगेटिव चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी आपकी, वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है इसको, कि अगर नेगेटिव चार्ज पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो उल्टी आएगी, किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या आप कहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अपन ने अभी देखा था कि जो सोर्स चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, ये अपन ने अभी देखा था। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने अभी देखा था कि उस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है ना, उस पे एक फोर्स लगता है, कैसे, E = F/Q, या आप लिखो फोर्स Q = E × Q, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है उस पर। अब फोर्स लग रहा है तो फोर्स की तो ये भी होती है इक्वेशन, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन भी लग रहा है। ठीक है, अगर उसको आप छोड़ दो तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, मतलब वो मूव करने लगेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालोगे, अपने को पता है
कि जो E होती है अपनी वो होती है F/Q। तो यहाँ से आप बोल सकते हो F इक्वल्स टू Q इंटू E। आप बोल सकते हो F इक्वल्स टू M इंटू A। तो Q इंटू E इज इक्वल्स टू M इंटू A। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा QE अपॉन M इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो इतने एक्सेलरेशन से वो चलने लगेगा, ठीक है। तो सोर्स चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाके, उसको छोड़ दिया से, पहले तो पकड़ के रख रखा था बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी थी अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दिया इसको, तो इस पे फोर्स लगेगा और फोर्स जैसे लगेगा ये दूर भागने लगेगा इससे या पास जाने लगेगा, जैसा भी है ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दूर जाएगा, नेगेटिव हुआ तो पास आएगा, है ना, अट्रैक्शन रिपल्शन। तो ये ऐसे चलने लगा यूं करके। तो जैसे ही चलेगा ना, जैसे ये टेस्ट चार्ज चलेगा, उसका जो पाथ होगा चलने का, है ना, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये पाथ है उसका, इस पाथ के अंदर जा रहा है, इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कोई चार्ज आपने रख रखा है, उसके पास आप टेस्ट चार्ज को लाकर छोड़ दो, तो वो जिस पाथ में जाएगा ना, इसका मतलब है कि वहां वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या डेफिनेशन है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी सबसे पहली बात तो क्या है ये? इमेजिनरी मतलब हवाई। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बात हो रही है, एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पाथ है, ठीक है ना। तो पाथ आप मान लो ऐसे गया कोई पाथ, ये पाथ है, ठीक है, कोई मैंने किसी पार्टिकल को छोड़ा, वो ऐसे करके चला गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस पाथ पर, क्योंकि ये क्या है, ये एक पाथ है जिसमें वो जो चार्ज है वो ट्रेवल कर रहा था, और इसी को क्या मैं बोलता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बोलता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलता हूँ। तो अगर मुझे इस पाथ पर अगर डायरेक्शन निकालनी हो, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी हो, तो मुझे क्या करना है? सिंपली उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ये इसका पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है और ये पाथ भी है। तो मुझे क्या करना है? सिंपली इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ऐसे। यही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये बात समझ में भी आती है कैसे? क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे यहाँ पर जब वो पार्टिकल होगा, है ना, अपन ने छोड़ दिया था तो पाथ भाई ये क्या है? ये पाथ ही तो है, यहाँ से अपन ने छोड़ा और वैसे से करके चला गया। तो अगर जब वो पार्टिकल यहाँ पर होगा और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इस डायरेक्शन में। तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। और अपने को पता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, बट ये अपने को रियल फील देता है ना, ये अपने को रियल फील देता है, क्योंकि वो पाथ बन रहा है उसका, है ना। मतलब अगर ऐसे छोड़ दोगे ना, सच में आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा है, अगर किसी उल्टी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, ठीक है। तो ये अपने को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। अपन ने अभी बताया था कि पाथ होता है एक, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, अपने स्पेस में, और वहां पर क्या बनती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। क्या कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होगी, जा किस डायरेक्शन में रही? इस डायरेक्शन में जा रही है, स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ से चलेगी मतलब इस डायरेक्शन में, और एंड कहाँ पर होगी? नेगेटिव चार्ज पर एंड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में वो चली जाती है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई किसकी? पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, ठीक है। तो इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएं, किसकी? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएं, है ना, तो वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी, क्योंकि अपने को पता है कि ये ऐसे बाहर निकलेगी इससे सीधा, है ना। अपने को ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस, और जाके कहाँ पे खत्म होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आसपास नहीं, तो मतलब कहीं भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां जाके खत्म हो जाएगी, है ना। अभी फिलहाल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो पॉजिटिव चार्ज से इसे बाहर निकल रही है, तो ये आउटवर्ड हो गई, ये आउटवर्ड हो गई। क्या बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें अपन, नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से आ जाती है और उसमें घुस जाती है अंदर, मतलब ये कहीं से बाहर से आ रही है, ऐसे कहीं से बाहर से आ रही है, डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्ड, इसको हम बोलेंगे इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है कहाँ पे जा रही होगी, किसी नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही होगी, है ना। अभी फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैंने नहीं बनाया, तो वो अभी सीधा अपन इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं इसको, है ना। इन्फिनिटी पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, वहाँ पर जाके ये उसमें मिल जाएगी। और ऐसे ही इसके साथ ये आ कहाँ से रही है, अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये तो अपने को पहले पॉइंट से क्लियर है भाई, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती है, तो क्लोज लूप का बन रहा है। ये तो एक लाइन बन गई बस, ठीक है ना, ये तो एक लाइन बन गई, तो ऐसे 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 जाएगी ये। ठीक है, तो नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब उसमें कंडीशंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये तो अपन सीधा ही सोच सकते हैं, जैसे मान लो इसको अपन मान लेते हैं कि कन्वर्ज कर ली वो, है ना, वो इंटरसेक्ट कर ली, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी है, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर गई, जो कि मना कर रहा है। अपन मान लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि नहीं, कभी नहीं करती होगी, तो अपन मान लेते हैं कि कर रही है भाई, तो क्या दिक्कत होगी इससे? दिक्कत क्या होगी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट ले लो उस पॉइंट पर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं तो दो टेंजेंट बन जाएगी मेरे पास, एक तो आएगी ये वाली और एक आएगी ये वाली। तो यहाँ पर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पॉइंट है P मान लो इस पॉइंट को, तो यहाँ पर दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है आर कंटिन्यूअस कर्व्स और दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे चलती रहती सीधा, आप कैसे भी चलाओ उसको, सीधी चलाओ, कैसे भी चलाओ, कैसे भी चला सकते हो, पर उसको तोड़ना नहीं बीच में से, है ना। मतलब वो ऐसी नहीं होगी, कैसी, यूं चल रही है फिर बीच में गैप आ गया, फिर ऐसे चल रही है फिर बीच में गैप आ गया, फिर यूं चल रही है फिर बीच में गैप आ गया, फिर ऐसे गैप आ गया। मतलब ये जो बीच में आपने ब्रेक्स दे रखे ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं किसमें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर, है ना। तो ALF जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है कंटिन्यूअस कर्व्स और दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। ठीक है, तो ये बात भी अपने को क्लियर है। लास्ट पार्ट क्या है, ELF जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है कैन नॉट एंटर इनटू अ मेटल कंडक्टर बिकॉज इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब ये आपके इतने काम का पॉइंट तो नहीं है, बट आप ऐसा इसको इन्फॉर्मेशन की तरह देख सकते हैं कि कंडक्टर जो होता है ना, जो मेटल होता है, मेटल एक कंडक्टर है ना। आपकी NCERT में मेटल लिखते हैं तो कंडक्टर होता है मेटल, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जो भी एडवांस वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएगी, है ना। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं कंडक्टर के अंदर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। तो उससे अपन सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इनटू अ मेटल। एंटर इनटू मेटल मतलब अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, किसके अंदर, मेटल के अंदर। मेटल एक कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं अपन JEE के बच्चों के लिए, बिकॉज इनसाइड मेटल E इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बात भी अपने को क्लियर है। ठीक है, अब पॉइंट्स टू नोट, क्या नोट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 अपॉन स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, जब मैंने आपके सामने ये चीज़ बनाई थी, एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई थी, ऐसे बनाई थी, लाइन्स ऑफ फोर्सेस, है ना, ऐसे बनाई थी ना, ऐसे निकलती इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये पॉइंट चार्ज है ना, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। तो अगर मैं आपको कहूँ, आपको ये पता है कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये क्यू चार्ज मान लो उसको, ठीक है। अब देखना, अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं यहां पर, एक पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला और एक पॉइंट ले लिया मैंने ये वाला, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, तो आपको क्या लगता है कि ए पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि बी पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप कहोगे सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। कैसे? क्योंकि सर आर कम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट है वो उसके सोर्स चार्ज के ज़्यादा करीब है, तो अगर आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो अपने को फॉर्मूले से पता चल गया क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि बी दूर है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो ए पॉइंट है, इसके पास में जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जो बन रही है आसपास, ये बहुत ज़्यादा पास पास है। मतलब आप मान सकते हो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी मान लो, D1। और अगर मैं बी की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D2 है। अपने को पता चल रहा है कि D1 इज स्मॉलर देन D2। तो इससे ये देखा गया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है। बिल्कुल ये दोनों पास है, बिल्कुल ये दोनों पास है तो उसका डिस्टेंस कम है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो गई है ना, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, तो ये दूर हो गई यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो यही तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपकी अगर स्पेसिंग जो है वो अगर आपकी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यहाँ से पता भी चल रहा है अपने को, कहाँ से, कि जैसे आपकी स्पेसिंग बढ़ गई, मतलब यहाँ पे D1 कम स्पेसिंग थी, फिर आपने जिस स्पेसिंग ज़्यादा कर दी, इंक्रीज कर दी स्पेसिंग को, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। यही है कहने वाली बात समझ में? तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई। जो सेकेंड पॉइंट नोट करने के लिए वो ये है कि अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो, क्या बनानी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बार से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रॉ करो, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि अपन ने अभी पिछले वाले पॉइंट्स में देखा था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में अगर जो स्पेसिंग है वो अगर कम ज़्यादा होती, तो अगर कम स्पेसिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर तो जो स्पेसिंग है सबके बीच में वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट है। और अगर स्पेसिंग कांस्टेंट है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए आपने पैरेलल बनाई है। पैरेलल का मतलब क्यों है, क्योंकि आपने स्पेसिंग दोनों की, स्पेसिंग जितनी भी स्पेसिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, उनको सबको आपने कांस्टेंट कर दिया है। तो ये कौन से पॉइंट से आ रहा है, फिफ्थ पॉइंट से निकल कर आ रहा है कि स्पेसिंग से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिनिश होता है, ठीक है। एक और जो पॉइंट कंसिडर करने वाला ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो फोर्स किस में लगेगी, उल्टी लगेगी। अपने को पहले पता था F उल्टी लगेगी। तो E और F के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री है। कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो ये पॉइंट भी नोट करने वाले मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है ना,
हैज़ अ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास 12 एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा भी क्या मतलब है इसका। दिस ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम, फाइंड रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा ऑयल ड्रॉप है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉप, जिसके पास एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको पता होना चाहिए अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो ऑब्वियसली इस पर नेगेटिव चार्ज है, और कितना नेगेटिव चार्ज है, n इंटू ई, क्वांटाइजेशन रूल से। तो कितना चार्ज हो गया, -12 इंटू ई के बराबर चार्ज हो गया। मतलब आपके पास जो चार्ज आया इस ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज आया वो कितना आया, -12 ई चार्ज आया। ठीक है, तो ये कंडीशन, तो इस पर कितना चार्ज है, -12 ई चार्ज इस पर है। ठीक है, अब ये आपको कह रहा है कि ये जो है ना, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। क्या लगा रखी है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। ठीक है, जो कि है कितनी दे रखी थी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 to the power 5, नीचे के डायरेक्शन में आपको 10 to the power 5 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम में मतलब इसको, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा आपका mg, वो फोर्स होगा आपका mg। तो मतलब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, किस में रहना है, इक्विलिब्रियम के अंदर इसको रहना है, तो फोर्स E है ना, जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो कुल मिला के मुझे करना क्या है, Fe इज इक्वल्स टू mg करना है। ठीक है, ये एक कंडीशन है मेरे पास, इससे आंसर निकलेगा। मुझे निकालना था रेडियस, तो रेडियस के टर्म्स में निकालूंगा मैं। अच्छा, Fe कितना आएगा, Fe होता है, मुझे पता है कि F की जो E रखते थे अपन, वो लिखते थे F अपॉन Q। तो F हो जाएगा आपके पास E इंटू Q, तो E इंटू Q, ये आपके पास चार्ज आ गया, आपके पास फोर्स आ गई, है ना। Fe इक्वल्स टू E इंटू Q इज इक्वल्स टू मास इंटू G, G की वैल्यू 10 होती। ठीक है, यहां से आप लिखो E Q इज इक्वल्स टू, मास की वैल्यू क्या होती है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, आपको यहाँ पर डेंसिटी भी गिवन है, किसी डेंसिटी कांस्टेंट है, ऑयल की कुछ डेंसिटी होगी ना, कोई ऑयल की कोई डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी आपको गिवन है। तो मास क्या लिखोगे आप, डेंसिटी इंटू, मतलब रो इंटू, रो क्या है, डेंसिटी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई, ई क्यू इज इक्वल्स टू रो वी, वी क्या है, वॉल्यूम इंटू जी। V की वैल्यू, अगर ये स्फेयर है ना, ये स्फेयर है, ऑयल ड्रॉप, एक ड्रॉप क्या होता है, एक स्फेयर होता है, बस स्फेयर है, उसकी रेडियस r है, तो आप वॉल्यूम कैसे लिखते हो किसी स्फेयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से लिख दो E इंटू क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, r क्यूब इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू अपॉन रो। ठीक है, यह आ जाएगा 4/3, यह जाएगा पाई, यह आ जाएगा जी, यह आ जाएगा जी, यह आ जाएगा। और यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू, क्यू है ना ये, E इंटू क्यू अपॉन रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू जी की पावर 1/3। क्या बात समझ में आई, इतना लग गया। तो यहाँ से आपके पास रेडियस निकल गया। अब आपके पास सब कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वैल्यू गिवन थी, क्यू अपन ने क्वांटाइजेशन रूल से निकाल लिया, रो आपको गिवन था, 4/3 की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, जी की वैल्यू भी आपको पता ही है। तो आप यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर अपन ने यूज़ क्या करा है, सिंपली यूज़ तो अपन ने करा है इसका फोर्स बैलेंस का, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन है, तो आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन, जो आपके फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात खत्म होती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि यहाँ पर आपके पास दो प्लेट्स गिवन है। क्या गिवन है, दो प्लेट्स गिवन है। जो ऊपर वाली प्लेट है, जो फर्स्ट प्लेट है,
इस पर आपके पास चार्ज नेगेटिव गिवन है और जो सेकंड प्लेट है इस पे आपके पास चार्ज पॉजिटिव गिवन। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। कैसे बनाई मैंने ये, क्योंकि मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव के अंदर जाती है। अपन ये तो पढ़ा था ना कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से ऐसी तो हो रहा है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव के अंदर चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बनी वो इस डायरेक्शन में बनी। ठीक है, अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब फोर्स किस लगेगी, इसकी उल्टी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगी इसकी इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स किस लगेगी, नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगी। तो यही आपको निकालना है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर इस पर नीचे फोर्स लगी रही होगी। तो बताओ कि ये यहाँ पर इसको छोड़ दिया, यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, तो कितने टाइम बाद यहाँ पर इसको हिट कर जाएगा। ठीक है, कितने टाइम बाद इसको यहाँ पर हिट कर जाएगा सेकंड प्लेट को। फर्स्ट प्लेट से छोड़ा, सेकंड प्लेट पर कितने टाइम बाद हिट करेगा, तो आपको टाइम निकालना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है फोर्स अपॉन क्यू, वो होती है फोर्स अपॉन क्यू। तो अपन यहाँ से फोर्स निकालते हैं, फोर्स इक्वल्स टू ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। मास क्या आ जाएगा मेरे पास, जो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू ए इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया ई इंटू क्यू बाय एम, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई मैं एम जी नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई एम जी नहीं मान रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, है ना। पर यहाँ पर मैंने अभी कोई एम जी नहीं माना है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि एम जी लग नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं एक ही फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन इसको ध्यान से देखो तो क्या आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है भाई। ई आपको गिवन है, कितनी गिवन है, ई आपको ऑलरेडी गिवन है, ई इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁴ आपको ऑलरेडी गिवन है। क्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है, क्यू आपको एक इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना वन ही है ना, और मास भी आपको इलेक्ट्रॉन का पता ही रहता है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट है। क्या है ये, एक कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा किसका, इस इलेक्ट्रॉन का, जो नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस आराम से लगा सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकता हूँ। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह नहीं लगाते, इक्वेशन ऑफ मोशन जहां लगती है जहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊं जो कि होती है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने छोड़ा था उसको, जो इलेक्ट्रॉन है मास को फर्स्ट प्लेट से छोड़ दिया था, तो उसका जो यू होगा वो तो होगा 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई। एस आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना 1.5 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस को ट्रैवल करना है 1.5 सेंटीमीटर। आपको हाफ इंटू ए कितना है अभी अपन ने निकाला, ई इंटू क्यू अपॉन एम, ई इंटू क्यू अपॉन एम इंटू टी तो अपने को निकालना ही है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एम इंटू एस, एस क्या है डिस्टेंस अपॉन ई क्यू। यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m s अपॉन ई क्यू। तो ये आपके पास आंसर आ गया, किसका, टी का आंसर आ गया। तो यहाँ से आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू रख दो, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स की जो वो उसको डिस्टेंस आना है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा याद रखना है कि 1.5 सेंटीमीटर गिवन था, वो तो मीटर में उसको याद उसको रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन थी और चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1 इंटू ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई यहाँ से। ऑलराइट, अच्छा मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको वहाँ पे मैं ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि मतलब मैं mg लग रहा होगा, मैं ऐसा मान नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं मान रहा मैं, ये अजम्पशन नहीं है, अपन मान नहीं रहे कि वो ऐसा हो रहा है सच में। कैसे हो रहा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो, आप जो उस इलेक्ट्रिक जो एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसकी वजह से लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगी। इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप फोर्स जो लगी और फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन कुछ आया होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल कर देखना,
एक्सेलरेशन क्या आया था अपना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लगी है, फोर्स से एक्सेलरेशन कितना आया था, वो आया था आपके पास E इंटू क्यू अपॉन एम। कितना आया था, E इंटू क्यू अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन जो आया था वो आया था E इंटू क्यू अपॉन एम। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, E कितना गिवन था, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो। अपन क्या करते हैं, अभी अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं सीधा सा आपने को आइडिया लगाने के लिए। तो 2 इंटू 1.6 अपॉन 9.1 को मैं छोड़ देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ C होगा, ये कुछ आगे होगी सी वैल्यू। इंटू में पावर को देखता हूँ बस, क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 31। 10 टू द पावर माइनस 31 नीचे था, ऊपर जाके 10 टू द पावर 31 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू, C इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 19 प्लस 31, ये आ जाएगा 16। तो आप सोच रहे हो एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा आ रहा है, 10 टू द पावर 16 की रेंज में आ रहा है एक्सेलरेशन। किसकी रेंज में आ रहा है, 10 टू द पावर 16, इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन है। और जी का एक्सेलरेशन कितना होता है, जी भी क्या है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ही तो है, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, इतना एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इतना ही तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 9.8 का 10 टू द पावर 16 का, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना एक्सेलरेशन आया वो इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर आप 9.8 ऐड भी कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए अपन ने 9.8 को पहले ही गिना नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जितना आ रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इतना ज़्यादा है कि उसमें आप छोटी छोटी वैल्यूज ऐड कर दोगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो आराम से, है ना, यहाँ से टाइम आप सारी वैल्यूज पुट कर दो और टाइम निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसे अपन ने फोर्स देखा था अपन ने ड्यू टू वेरियस चार्जेस, वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो उसका थ्योरी सब कुछ वैसी है, अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको क्या है। ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है वापस की, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किसी दूसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है ना, वो कोई लेना देना उसको नहीं है। एक सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास कि प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, आपको निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या है, ऐसा कुछ डायग्राम है, प्लस क्यू माइनस क्यू और बीच में ए है। कितनी वैल्यू है x/2 और ये भी है x/2। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, तो आपको पता है पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, k/r², इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसकी वजह से अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, किस पॉइंट पर, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितनी आएगी kq/x/2 का होल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालूंगा तो कितनी आएगी kq/x/2 का होल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन के अंदर आएगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, क्योंकि माइनस क्यू है तो सर क्योंकि प्लस में इधर आ रही थी तो जो माइनस है उसमें इधर आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, अगर ये माइनस इस साइड होता तो फिर वो इस साइड आती, है ना, क्योंकि माइनस अपन ने उल्टी साइड लगा है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर फेंकेगा तो वो दूर फेंक रहा है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पास खींचेगा, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस साइड प्रेजेंट है ना, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो हमेशा उसके पास ही तो खींच रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऐसी लग रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और ये भी ऐसी भेज रही है, तो ये इसको दूर भेज रहा है और ये इसको पास खरीद रहा है, तो दोनों सेम ही तो हो गए। तो अगर आपको ये डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से दोनों सेम है। तो आप अगर किसी वेक्टर के अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो। कितना आ जाएगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, कितनी आ जाएगी kq/x/2 का होल स्क्वायर प्लस kq/x/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू kq/x/2 का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कैसे डायरेक्शंस लग रही है। डायरेक्शंस लिखना बहुत जरूरी है, आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव में कभी नहीं लिखना, है ना, कि आगे आप इसके नेगेटिव लगा दो, इसके आगे पॉजिटिव इसके नेगेटिव लगा दो, ऐसा नहीं करना है। हमेशा डायरेक्शन बनानी है साथ में,
डायरेक्शन जैसे क्या रहता है कि अपने को पता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लग रही, किधर लग रही, कितनी लग रही, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो निकल गया, अब बी पॉइंट पे निकालना। तो बी पॉइंट पे जब अपन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालो पहले। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी लगेगी, ऐसी लगेगी सीधा, कैसी लगेगी, ऐसी, ठीक है, उसकी लाइन में लगेगी। और जो क्योंकि प्लस है तो वो बाहर की तरफ लगाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। और ये जो है माइनस क्यू, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है, पिछले जो पार्ट था ए पॉइंट पे उसमें डायरेक्शन तो सेम थी, अपने सीधा ऐड कर दिया, इसमें अपन सीधा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है वेक्टर की, और वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, उसको अपन को ऐड करना है तो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स के लिए आपको चाहिए क्या, थीटा। थीटा बना लो। देखो अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। और ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। कैसे, क्योंकि आपको क्या गिवन था कि ये x है, ये x/2 है, कितनी, ये x/2 है, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ भी कितनी है, x/2 है, ये x है, तो ये टोटल कितनी होगी, x हो गई। तो ये x, ये x, ये x, सारे x इक्वल हैं, है ना, मतलब इक्वलेटेड ट्रायंगल है। इक्वलेटेड ट्रायंगल है, इसका मतलब है थीटा कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा, मतलब हर जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपकी जो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो आपको पता चल गया कि ये थीटा और ये थीटा इक्वल है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर्स का। तो आपके पास जो इक्वेशन है, अच्छा पॉजिटिव लिख लो पहले आप, कितनी आएगी वैल्यू, k³ और इसकी वैल्यू क्या आएगी, k³/x²। अच्छा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लगाया क्योंकि मैंने साइन बना दी है, इसको मैंने बना दिया ऊपर की तरफ, मैंने डायरेक्शन बता रखा है उसलिए मैंने सीधा वैल्यू लिखी है, और इसमें भी मैंने नीचे की तरफ डायरेक्शन बना के फिर वैल्यू रखी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आपको इक्वेशन के अंदर कंसिडर नहीं करना, हमेशा डायरेक्शन को बनानी साथ में। तो इसकी डायरेक्शन नीचे बनाई और उसकी वैल्यू लिख दी, इसकी डायरेक्शन ऊपर बनाई और उसकी वैल्यू रख दी। तो आपके पास जो इक्वेशन आई फाइनल वो ऐसा कुछ है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में लग रही एक फील्ड, इसकी वैल्यू है E+= k³/x², ठीक है, ये बीच में है। और उसके बाद फिर यहाँ पर लग रही नीचे E- k³/x²। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। कितना थीटा है, 60 डिग्री हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन था तो ये 60 डिग्री है। अब कंपोनेंट कर लो, इसके कंपोनेंट करोगे यहाँ पर पहले वाले ऊपर वाले करते हैं, ई पॉजिटिव के, ई पॉजिटिव अगर नीचे जाएगा तो आएगा E+ cos थीटा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, है ना। और इसके लिए भी आप अगर ऊपर जाओगे, है ना, किसके लिए, सबसे पहले इसकी कंपोनेंट करते हैं। ई पॉजिटिव का नीचे गए तो E cos थीटा, ई पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ये, E+ cos थीटा, और ऊपर जाओगे तो आ जाएगा E sin थीटा, ठीक है, E sin थीटा। नीचे के लिए जाओगे तो क्योंकि अपन एंगल से दूर एंगल से अपन पास जा रहे हैं, एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +E- cos थीटा, और ये एंगल से दूर जाएंगे तो आ जाएगा E sin थीटा, E sin थीटा। तो दिख रहा है ये वाले जो फोर्सेस हैं, ये वाले जो कंपोनेंट है वो कट गए आपस में, क्योंकि अपने को पता है E की वैल्यू तो सेम है। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अलग अलग है, वैल्यू तो सेम है। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर्स कट जाते हैं, तो वेक्टर्स कट गए। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, E cos थीटा + E cos थीटा। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2E cos थीटा, और E की वैल्यू क्या है, 2 × k³/r² × cos थीटा। तो आपके पास आ गई वैल्यू 2k³/r² cos थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे, है ना। और वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स की।